सर फार्मा जहां तक आपने बोला कि हमसे डिराइव्ड है, कितना इंपॉर्टेंट है फार्मा एक एनेस्थेटिस्ट को आना चाहिए, फार्माकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है? सर वेरी इंपॉर्टेंट। सर पेशेंट इंटरेक्शन में ना सर एक और पॉइंट मैं बोलूंगा कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक जब हमारी बात होती है तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इस ब्रांच में पेशेंट्स हम इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो हु इज आइडियल कैंडिडेट फॉर एनेस्थीसिया, किसे लेना चाहिए? एक तो हो गया कि रैंक इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ, एनेस्थीसिया वाला क्या होता है, he is a physician for the surgeon Physician. and a surgeon for the physician. वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? हाउ इज वर्क लाइफ? बिकॉज आजकल बहुत बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस। सर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हाय सर, वी ऑल नो फार्माकोलॉजी इज अ नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट। एक कॉमन नोशन ये भी निकल के आ रहा है कई सारे लोगों में कि एनेस्थीसिया आल्सो इज अ नॉन क्लिनिकल। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? सर ये ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। राइट सर। एंड आई थिंक इवन आई यूज्ड टू हैव द सेम मिसकंसेप्शन व्हेन आई वाज स्टडीइंग। ओके। In fact, problem यही है कि when students are studying in their professional years, we are not exposed to anesthesia so much. हमारी जो clinical posting होती है उसमें we are more exposed to surgery, medicine, obs, gynae, and बाकी के short subjects पे they are not lot of focus. Plus लोगों का ध्यान भी नहीं है और कोई बताता भी नहीं है. Again, I was not aware. I used to think it's a non-clinical branch. अब नॉन क्लिनिकल इसलिए बोलते हैं बिकॉज लोगों को लगता है कि शायद आई एम नॉट डीलिंग विद पेशेंट्स, नॉट डीलिंग विद ओपीडी, मे बी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन सर दिस इज अ वेरी वेरी क्लिनिकल ब्रांच। आप ये सोचिए जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लिया एनेस्थीसिया में, राइट, द फर्स्ट डे यू जॉइन, द फर्स्ट डे यू सेंड टू द ओटी एंड यू आर डीलिंग विद अ पेशेंट, तो it does not become a non-clinical, बिल्कुल typical, it's a proper clinical branch। दिन और रात आप ओटी में काम कर रहे हैं। apart from that you are dealing with patients in the ICU also, so you are dealing with the critical care, casualty में you are handling the patients who are coming in emergency, so CPR करना, intubate करना, emergency में राइल्स ट्यूब डालना, wards में जाके जब calls आते हैं वहां पे central lines and IV cannulations, so you are doing clinical work, you are doing procedures, you are handling drugs। तो in fact pharma के मतलब anesthesia में जब आप हो, हमारा सर आपसे तो डिराइव्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फार्मा जहां तक आपने बोला कि हमसे डिराइव्ड है, कितना इंपॉर्टेंट है फार्मा एक एनेस्थेटिस्ट को आना चाहिए, फार्माकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है? सर वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल से इफ यू डोंट नो फार्मा, यू डोंट नो एनेस्थीसिया। इट्स एज सिंपल एज दैट, बिकॉज़ द बेसिस ऑफ एनेस्थीसिया इज फार्माकोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो एनेस्थीसिया हम लोग जो ड्रग्स दे रहे हैं, unless until you know what is happening to the pharmacology about that, yes, so it's the combination of pharmacology, pathology, pathophysiology, and then putting it down on the patient. Excellent, very nice sir. सर जैसे कि coming back to our original question, आप बोले थे सर कि इतने सारे पेशेंट इंटरेक्शन है, हाउ फ्रीक्वेंट डू यू थिंक इज अ पेशेंट इंटरेक्शन एक एनेस्थेटिस्ट के लिए? कितना फ्रीक्वेंट है? गुड पॉइंट सर। पेशेंट इंटरेक्शन में सर एक और पॉइंट मैं बोलूंगा कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक जब हमारी बात होती है तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इस ब्रांच में पेशेंट्स हम इंटरेक्ट नहीं करते हैं और पेशेंट हमें वैल्यू नहीं करता। सो आई फील देयर इज वन थिंग व्हिच इज लैकिंग कि पेशेंट इंटरेक्शन तो है लेकिन पेशेंट का रिलेटिव इंटरेक्शन नहीं है। लाइक अ सर्जन और अ मेडिसिन पर्सन और अ ऑब्स गायनी, ये लोग क्या करेंगे व्हेन दे आर कमिंग टू एन ओपीडी, so you will find that you know they are coming along with the relatives, so they are talking to the relatives, सब बात करते हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं, अच्छा ये कहाँ डिलीवरी करानी, कहाँ सर्जरी करानी है, सब साथ में डिस्कस कर रहे हैं। they know this is the surgeon, this is the gynecologist, this is the medicine person, but in anesthesia क्या होता है, वो सीधा एक तो डरा हुआ ओटी में आता है, उसको कोई मास्क में दिख रहा होता है, वो दवाई देता है, सो जाता है। so this person who is standing in the OT, the relative, forget about the relative, even the patient does not know who exactly that person is. Exactly. So I think that is one thing which is lacking, but which is direct patient relation नहीं है, direct patient connection नहीं है। काम तो करते हो पेशेंट का है, क्लिनिकली डायरेक्टली काम कर रहे हैं, पेशेंट के साथ आप इंटरेक्ट भी कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो ओपीडी वाला जो पॉइंट था ना कि आप ओपीडी में बैठे हैं और ये हमारा पेशेंट है और दिस इज माय पेशेंट, दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज वो वाला नहीं आ पाता है। अच्छा, रिलेटिव से एक और चीज याद है कि ये वही रिलेटिव्स है ना जो केस खराब हो जाता है तो शुरू हो जाते हैं पूरा लेकर के और 10 और आ जाते हैं। एनीवेज, सो मूविंग अहेड सर, एक बात बताओ, एक और कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के लिए कि हु इज आइडियल कैंडिडेट फॉर एनेस्थीसिया, किसे लेना चाहिए? एक तो हो गया कि रैंक इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। कई बार मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं और वो गलत मूव कर लेते हैं, गलत ब्रांच ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ सफर कर रहे होते हैं। तो हु इज द आइडियल कैंडिडेट? एक तो रैंक वाला हो गया, दूसरा आप बताइए मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर यू टू सेलेक्ट एनेस्थीसिया? सो फॉर दैट लेट मी गिव दैट एग्जांपल। दैट पर्सन इज मी, अनडिसाइडेड पर्सन, जो जिसको दो डिसीजन नहीं ले सकता कि मुझे क्या करना चाहिए एनेस्थीसिया उसके लिए। आई एम समवन हु हैज डन चेस्ट मेडिसिन आल्सो,
Okay. But I don't practice it because मुझे OPD में interest नहीं था. So I Okay. feel the one who's taking up anesthesia should be a person who's interested in clinical practice, ठीक है. but is not interested in perhaps handling the OPD Okay. or the rush of the OPD, or maybe handling so much of patient interaction. So when someone picks up a branch like Obs, Gynae, medicine and surgery, they have to know कि भाई हम पेशेंट से बात करेंगे, रिलेटिव से बात करेंगे, और हो सकता है हम 4 घंटा 5 घंटा लगातार बात करेंगे. एंड बी रेडी विद द टॉक्सिसिटी. यस, वर्क के लिए वर्क कल्चर तो है हमारे इंडिया में ही, वर्क और कल्चर आपको है. फोन आते रहेंगे, सुबह में भी आएंगे, बिल्कुल, दोपहर में भी बिल्कुल. आएंगे, शाम को आएंगे, रात को आएंगे. एनेस्थीसिया में ये होता है कि जब तक आप ड्यूटी पे हैं, यू आर ऑन कॉल, बट नॉर्मली एवरीवेयर इट्स लाइक अ टीम एफर्ट, एंड वंस यू आर ऑफ ड्यूटी देन समवन एल्स इज सीन, सो यू गेट दैट पर्सनल टाइम आल्सो. So I feel people who need that balance, work-life balance, and they are not so much into the fact that मुझे पेशेंट से एकदम डायरेक्टली ओपीडी, मतलब उनको ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है कि नहीं पेशेंट चाहिए. तो एंड दे हैव टू रिमेंबर कि मैं हमेशा एक चीज मानता हूं, एनेस्थीसिया वाला क्या होता है, ही इज अ फिजिशियन फॉर द सर्जन फिजिशियन एंड अ सर्जन फॉर द फिजिशियन. वाओ, ये होती है सच ऐसी वाली branch. बेस्ट लाइन है ना. हाँ, तो सर्जन फॉर द फिजिशियन एंड अ फिजिशियन फॉर द सर्जन. तो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली. जो सर्जन है उसको हम बताते हैं भाई फिजिशियन वाला काम हम कर रहे हैं, और फिजिशियन को बताते हैं भाई सर्जन वाला काम हम कर रहे हैं. दैट्स द पॉइंट. एंड हैंडलिंग क्रिटिकल केयर और ये सब है, तो जिसको इस सब चीजों में इंटरेस्ट है आर द पीपल हु शुड टेक अप एनेस्थीसिया अपार्ट फ्रॉम द रैंक. अच्छा, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? हाउ इज वर्क लाइफ? बिकॉज आजकल बहुत बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस. सर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. तो इसमें बताइए वर्क लाइफ बैलेंस हाउ मच इज इट? I feel it is good. If you need time for yourself, time for your family, time for your passion. So I play the guitar a little bit. बिल्कुल. अरे सर सुपर सर. अगर मैं एनेस्थीसिया नहीं लिया होता तो शायद गिटार प्ले करने को टाइम नहीं मिलता. राइट. So I feel this is one branch that if you want to have a work-life balance, you can take it. But remember, the negative about this branch is that though it's a clinical branch, the patient interaction is less. So be prepared for the fact that you will not be glorified as much as a surgeon, as a physician, or as a obs gynae person, though you will be working like them. सर्जन के साथ आप ओटी में जाओगे, सर्जन के बाद आप ओटी से निकलोगे सर्जन के बाद, लेकिन आपको उस तरह का रिकॉग्निशन पेशेंट और रिलेटिव से नहीं मिलेगा. सारा काम करोगे, लेकिन वही है कि ग्लोरीफाइड वॉरियर नहीं कहलाओगे. जो सर्जन, फिजिशियन, एंड यू माइट फील लेट डाउन. सो दैट इज वन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील इट्स अ गुड. एक्सीलेंट. चलिए सर, फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं जो सारे बच्चों का है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है. सर अर्निंग के बारे में थोड़ा बता दो कि इज देयर गुड अमाउंट ऑफ पैसा भी तो चाहिए सर, बैलेंस करना है हर चीज. तो गुड लाइफ तभी बैलेंस होगा जब पैसा. हाउ इज द अर्निंग इन एनेस्थीसिया? I'll just say one thing. Anesthesia में क्या होता है, you start earning very early in the sense that immediately after MD. MD में तो कमाते ही हैं सर. MD में भी सर, अगर आप चले जाओ थोड़े से भी स्टेट कॉलेजेस में, ठीक है, एंड स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो PG करते समय शुरू कर देते हैं एनेस्थीसिया. They start going to the private. Although it's not ethical, हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से. बट अगेन आप कुछ बोल रहे थे. Yes. There are people who might start. So I am saying when you finished your PG, qualified enough, the government says the recognition is there, and you can start practicing immediately, start earning well. And I think compared to your other peers from clinical branches, you start earning early, but there is a ceiling effect. At one point of time in your age, there's a limit that you reach, and you don't cross that limit, which is a negative point. बट आप ये मान के चलो कि उस समय जब आपके पीयर्स ज्यादा कमा रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, आपने पहले शुरुआत कर लिया है. It gets balanced out. बिल्कुल. So I think it's a good field if you're interested. थैंक यू वेरी मच सर. आपने हमारे सारे सवाल का जवाब बहुत टू द पॉइंट दिया, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटरव्यू दैट आई हैव डन रिसेंटली फ्रॉम एनी फैकल्टी, एंड आई एम श्योर ऑल आवर व्यूअर्स, ऑल आवर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir.